जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुरुचि स्टडी पॉइंट में। आज हम जीडीपी में जो पीपीपी जीडीपी कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जानेंगे। पीपीपी कैसे निकाला जाता है उसके बारे में जानेंगे। परचेजिंग पावर ऑफ पेरिटी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले। परचेजिंग पावर ऑफ पेरिटी के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा हम नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में भी जानेंगे, क्योंकि रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, पीपी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आता है। इसीलिए ये जो टॉपिक है एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। ये वाइट बोर्ड और ये वाइट मार्कर देखकर वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आप समझिए कि कैसे रियल जीडीपी और कैसे नॉमिनल जीडीपी निकाला जाता है। मैं बहुत अच्छा और सरल ढंग से आप लोगों को रियल जीडीपी के बारे में और नॉमिनल जीडीपी के बारे में और पीपीपी के बारे में बताने जा रही हूँ। इसीलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और जितने भी स्टूडेंट हमारे क्लास को देखते हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं प्लीज़ अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर शेयर करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, हमने एक चीज़ पे वीडियो बनाया जिसका नाम है डिग्री और स्किल में अंतर हम किसे कहते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट हैं वो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर बहुत शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक स्टूडेंट को यह पता चलना चाहिए कि डिग्री और स्किल दोनों ही सफलता का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसीलिए डिग्री और स्किल का जो हमारा वीडियो है उसको प्लीज़ बहुत लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे क्या होगा हर एक स्टूडेंट को पता चलेगा। और हम इसके ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते और हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम नॉमिनल जीडीपी के बारे में फिर से समझते हैं। नॉमिनल जीडीपी हम किसे कहते हैं? देखो बाबू, साधारण और सरल भाषा में नॉमिनल जीडीपी हम उस जीडीपी को कहते हैं, जैसे देखो किसी भी साल का हर एक साल का क्या करना, हर एक साल क्या निकलता है? जीडीपी निकलता है। हर एक साल क्या निकलता है? जीडीपी निकलता है नॉमिनल जीडीपी में। मतलब देखिए 2012 में अगर हम नॉमिनल जीडीपी निकालना चाहते हैं तो नॉमिनल जीडीपी 2012 में निकालेंगे तो किसी भी हर एक चीज़, जैसे देश में बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा, बहुत सारा चीज़ का उत्पाद हो रहा, तो हमने जीडीपी में क्या बताया था कि एक साल में उत्पादित वस्तु प्लस सेवा का अंतिम मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। तो हमारे देश में जैसे 2012 में बहुत सारा क्या हुआ, वस्तु का उत्पादन हुआ, उसका प्राइस हम क्या रखे, हमारा भारत में बहुत सारा वस्तु का क्या हुआ, प्रोडक्शन हुआ, उसका हम प्राइस 8 रुपया रखते। बात मान लेते, क्योंकि 8 रुपया तो होगा नहीं, एग्जाम्पल रख लेते, मान लेते कि उसका हम प्राइस 8 रुपया रखें। और 8 रुपया कब प्राइस है 8 रुपया? तो 2012 में। और प्रोडक्शन कुल कितना हुआ? 20 प्रोडक्शन हुआ। तो हम प्राइस और प्रोडक्शन में दोनों में गुना करते हैं, तब हमारा नॉमिनल जीडीपी निकलता है। और हर एक साल के प्राइस में प्रोडक्शन को गुना किया जाता है, तब हमारा नॉमिनल जीडीपी निकलता है। एक बार फिर से सुनिए, हर एक साल का प्राइस गुना हम किसको करते हैं? उस साल में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है और उस साल का प्राइस को जब हम गुना करते हैं तब हमारा नॉमिनल जीडीपी निकलता है। अभी आपको अगर नहीं समझ में आया होगा तब हम आपको इस बक्से के दौरान, इसमें जो लिखा हुआ उसके दौरान समझाते हैं कि कैसे। देखिए समझिए, 2012 में हम मान कर चलते हैं कि 2012 में हमारा जो उस साल का जीडीपी 8 रुपया, उस साल का जीडीपी कितना? 8 रुपया। 2012 में हमारा जीडीपी 8 रुपया, ऐसा मान लेते। एक वर्ष में 8 रुपया हमारा क्या हुआ जीडीपी, पूरा अंतिम मूल्य 8 रुपया। और प्रोडक्शन, एक साल में प्रोडक्शन कितना हुआ? 20 प्रोडक्शन हुआ। तो जब हम 8 और 20 को गुना करेंगे 2012 में, तब 160 निकलेगा। 2012 में हम 8 और 20 मतलब प्राइस और प्रोडक्शन को जब हम गुना करेंगे तो 160 रुपया निकलेगा। मतलब कि हम कह सकते हैं 2012 का जो हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना निकला बाबू? तो 160 रुपया
रुपया निकला। नॉमिनल जीडीपी कितना निकला? 160 रुपया। फिर देखते हैं 2013 का, फिर हम अलग से निकालते हैं। 2013 में जो प्राइस है वो प्राइस कितना है? 9 रुपया। 2013 में प्राइस कितना हो गया? 9 रुपया। देखिए घट रहा है नहीं, 2012 में 8 रुपया था और 2013 में कितना हो गया? 9। पूरा जीडीपी अंतिम मूल्य 9 आया। कितना आया? 9 आया। और उसके बाद जब हम प्रोडक्शन से इसको गुना करते हैं तब पूरा कितना होता है? जब हम प्रोडक्शन से गुना करते हैं, प्रोडक्शन 19 हुआ और आपका प्राइस बढ़कर 8 रुपये से बढ़कर 9 रुपया हो गया और प्रोडक्शन 20 से घटकर 19 हो गया। तब हम 19 और 9 को और 19 को जब हम गुना करते हैं तब हमारा जो 2013 का जीडीपी कितना निकला? नॉमिनल जीडीपी कितना निकला? 171 निकला बाबू। कितना निकला? 171। फिर उसी प्रकार में हम उसी प्रकार 2026 और 2026 में 15 निकला। 2026 में पूरा जो प्रोडक्शन हुआ उसका अंतिम मूल्य, पूरी प्रोडक्शन का अंतिम मूल्य कितना निकला? सबका पैसा कितना निकला? 15 रुपया निकला। ऐसा हम मान कर चल रहे हैं। और जितना प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन 18 हुआ और मूल्य कितना हुआ? पैसा 15 हुआ। तो जब हम 15 और 18 को गुना करते हैं तो यहाँ 270 होता है। तो आप ऐसा देख रहे होंगे कि हमारा जीडीपी बढ़ता हुआ दिख रहा, लेकिन ये हमारा रियल जीडीपी नहीं है बाबू। ये हमारा रियल जीडीपी नहीं है। यहाँ आपको दिख रहा होगा बढ़ता हुआ, लेकिन ये हमारा रियल जीडीपी नहीं है। ये हमारा क्या नहीं है? ये हमारा रियल जीडीपी नहीं है। ये बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ नाम मात्र का है। कहा ही तो गया नॉमिनल जीडीपी, ये सिर्फ नाम मात्र का जीडीपी है जो बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसा हम जीडीपी, रियल जीडीपी ऐसे नहीं निकलता है। जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं तब हम किसी एक साल को आधार मान लेते हैं। क्या करते बाबू? किसी एक साल को आधार मान लेते हैं। किस में? तो रियल जीडीपी में। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में क्या हम किसी एक साल को आधार माने थे? नहीं माने थे। नॉमिनल जीडीपी में हम हर एक साल का प्राइस और प्रोडक्शन को गुना करते थे, तब क्या निकलता है? तब हमारा नॉमिनल जीडीपी निकलता है। तब हमारा क्या निकलता है? नॉमिनल जीडीपी में हम हर एक साल का प्राइस और प्रोडक्शन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा नॉमिनल जीडीपी निकलता है। लेकिन बाबू जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं, जब हम क्या करते हैं? जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं तब एक साल को हम आधार मान लेते हैं। किसी एक वर्ष को आधार मानकर उस देश का क्या निकलता है? रियल जीडीपी निकलता है। जैसे इकोनॉमिक में हम क्या करते हैं? आपका अप्रैल से हमारा क्या होता है? स्टार्ट होता है अप्रैल से। एक जैसे 2011 में अप्रैल से स्टार्ट किए तो वो अप्रैल 2012 तक जाएगा। तो हम 11-12 ऐसे करके मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? ईयर मान लेते हैं। तो किसी एक साल को आधार मानकर जब हम जीडीपी निकालते हैं तब उसको हम रियल जीडीपी कहते हैं। और हर एक साल की प्राइस और प्रोडक्शन को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तब हमारा नॉमिनल जीडीपी निकलता है। क्या समझ में आया? जब हम एक साल को बेस मान लिए, यानी कि हम मान लेते हैं 2012 को हम बेस मान लेते हैं। क्या मान लेते बाबू? 2012 को हम बेस मान लेते हैं। 2012 में प्राइस कितना? 8 रुपया। मतलब हमारा 2012 में जीडीपी कितना? 8। कितना निकला? पूरा अंतिम मूल्य जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसका अंतिम मूल्य 8 निकला है 2012 में। अब हम ये 8 को लेके चलेंगे। अब हम क्या करेंगे? ये 8 रुपया को हम लेकर चलेंगे। क्या करेंगे? ये अब हम 8 रुपया के ले चलेंगे, क्योंकि 2012 से 13 या 2012 हमारा क्या हो गया? आधार हो गया। हमारा 2012 आधार ईयर हो गया, जिसको हम आधार ईयर कहते हैं। तो 2012 आधार ईयर हो गया। आधार ईयर में जो प्राइस कितना? 8 और प्रोडक्शन कितना है? 20। प्रोडक्शन कितना है? 20। अब अगर हम किसी भी साल को, कोई भी साल का अगर हम निकालते हैं रियल जीडीपी, तब हम प्राइस कितना लेंगे? 8 लेंगे। प्राइस कितना लेंगे? 8 लेंगे। प्राइस ना तो बढ़ेगी और ना तो घटेगी, प्राइस 8 ही रहेगी। क्या रहेगी? 8 ही रहेगी। देखिए, लेकिन नॉमिनल में क्या हुआ था? 8 के 2012 में 8 था, 2013 में 9 था, 2026 में 15 हो गया। लेकिन जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं तब प्राइस उतना ही रह जाता है। सिर्फ प्रोडक्शन क्या होता है? प्रोडक्शन में चेंजिंग आता है। हम वही
प्राइस पे निकालते हैं और सिर्फ कितना प्रोडक्शन हुआ, प्राइस एक रहता है और हम देखते हैं कि एक साल में ये कितना प्रोडक्शन हुआ, फिर दूसरे साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, और हम उसी आधार बेस के प्राइस से उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। उसी आधार बेस के प्राइस से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं बाबू, तब हमारा रियल जीडीपी निकलता है। तब क्या निकलता है, हमारा रियल जीडीपी निकलता है। अब देखिए रियल जीडीपी हम कैसे निकालें। देखिए 2012 को हम आधार मान लिए, 2012 को हम आधार मान लिए। आधार क्या माने, 2012 को, और 2012 में प्राइस कितना था, 8 था। 12 में प्राइस कितना था, 8 प्राइस हुआ। अब देखिए 8 प्राइस था और प्रोडक्शन कितना हुआ, 20। 8 प्राइस था, प्रोडक्शन कितना हुआ, 20। तो हम कहेंगे कि हमारा रियल जीडीपी कितना हुआ, 160। ध्यान दीजिएगा 160 हमारा यहाँ रियल जीडीपी हुआ, क्योंकि आधार हम किसको माने थे, 2012 का। और नॉमिनल जीडीपी में भी देखिए क्या हुआ, 8 मानने पर हमारा जो आधार हुआ, मतलब नॉमिनल जीडीपी 160 निकला। 160 मतलब 2012 में हमारा नॉमिनल जीडीपी और 2012 में नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी सेम है क्योंकि 2012 को ही हम आधार माने हैं, 2012 को ही आधार माने। तो 2012 में जितना भी प्रोडक्शन हुआ है, वो जितना भी प्रोडक्शन हुआ उसको हम जब रियल जीडीपी में गुना करेंगे तब भी हमारा 160 ही आएगा। और जब हम नॉमिनल जीडीपी में भी जब हम उसका प्राइस से और प्रोडक्शन से गुना करेंगे तब 160 ही आएगा। लेकिन जब हम ईयर बाय ईयर निकालते हैं तब हमको चेंजिंग दिखता है। कैसे दिखता है, देखिए 2026 आया, 2026 आया, अभी की चल रहा है, 2026 चल रहा। तो जब 2026 को हम क्या करते हैं, 2026 में कितना प्राइस मानेंगे, हम 8 प्राइस मानेंगे। 2026 में हम प्राइस कितना मानेंगे 8 मानेंगे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, रियल जीडीपी निकाल रहे हैं। और रियल जीडीपी में जो हम आधार मानते हैं, जिस ईयर को आधार मानते हैं वही ईयर का प्राइस चलते रहता है, वही ईयर का प्राइस चलते रहता है। तो 2000 आधार प्राइस हमारा कितना है, आधार ईयर 12 है और 12 में प्राइस कितना है, 8 प्राइस है। तो हम क्या करेंगे, 8 को गुना करेंगे कितना से, 18 से, क्योंकि 2026 में प्रोडक्शन कितना हुआ बाबू, 18 हुआ। 2026 में प्रोडक्शन कितना हुआ, 18, और आधार माने कितना, हम 8। तो जब हम 18 और 18 को गुना किए, मल्टीप्लाई किए, तो कितना आया, 144। अब देखिए कनिष्ठ जीडीपी बढ़ रहा है, आपको यहाँ जीडीपी बढ़ता हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए कि 2026 में जीडीपी कितना निकला, नॉमिनल जीडीपी 270 निकला, और यहाँ जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं तो डायरेक्ट 144 हो जाता है। तो क्या है, ये रियल जीडीपी इस प्रकार से निकलता है। ये नॉमिनल जीडीपी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब हम रियल जीडीपी निकालते हैं तो ये हमें घटती हुई दिख रही। क्या दिख रही, घटती हुई दिख रही। तो जब हमारा रियल जीडीपी, पूरी भारत देश का रियल जीडीपी हमें ऐसा ही निकलता है, जब हमें न्यूज़ में जब हमें दिखाया जाता है, हम सुनते हैं कि हमारा जीडीपी में 10% इंक्रीज आया है, हमारा जीडीपी 10% घटा है, 10% बढ़ा है। तो हम किसके आधार पे निकलता है, तो यही रियल जीडीपी के आधार पे निकलता है बाबू। क्या निकलता है, यही रियल जीडीपी के आधार पे निकलता है। आई होप आप लोगों को नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब हम अगला टॉपिक के ओर आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक हमारा क्या बाबू, पीपीपी। क्या है पीपीपी हम लोग पहले जरी गुम खेलते थे, पीपीपी कच्ची रेल के सड़क, ऐसे एगो करके खेलते थे, ऐसे करके ऐसे। तो ऐसा ही मान लीजिए पीपीपी, तो इसका वो नहीं होगा, पीपीपी कच्चा रेल के सड़क नहीं है, ये की है परचेजिंग पावर पैरिटी है। इसमें क्या है बाबू, परचेजिंग पावर पैरिटी कहा गया है पीपीपी में, परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि परचेजिंग पावर ऑफ पैरिटी हम कैसे निकालते हैं, तो आप कैसे निकालिएगा उसको हम बताते हैं, अभी बताते हैं। पहले आप ये समझिए, पहले हम जीडीपी डिफ्लेटर जानते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर से
क्वेश्चन आता है। जीडीपी डिफ्लेटर से एसएससी सीजीएल ये सब में क्वेश्चन पूछता है, हर एक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछता है, आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है। तो जीडीपी से भी क्वेश्चन पूछेगा, रियल जीडीपी से भी पूछता है, नॉमिनल जीडीपी से भी पूछता है और जीडीपी डिफ्लेटर से भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप किसी भी टॉपिक को ना छोड़िए ताकि आपको क्या हो सके, ऐसा महसूस हो सके कि काश हम ये टॉपिक पढ़ लेते तब हमें सही रहता। तो देखिए रियल जीडीपी डिफ्लेटर समझते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर समझते हैं। जीडीपी डिफ्लेटर में हम क्या करते हैं कि जितना नॉमिनल जीडीपी हमारा निकला, जिस ईयर का नॉमिनल जीडीपी निकला और हम बटा जिस ईयर का रियल जीडीपी निकला उसको हम भाग देते हैं और मल्टीप्लाई 100 करते हैं। मल्टीप्लाई क्या करते हैं 100, तब हमारा रियल जीडीपी निकलता है, तब हमारा रियल जीडीपी निकलता है। जैसे देखिए 2026 में हमारा नॉमिनल जीडीपी कितना निकला बाबू, 2026 में हमारा नॉमिनल जीडीपी निकला आपका 270 रुपया। 270 नॉमिनल जीडीपी कितना निकला 270 और रियल जीडीपी निकला कितना 144। जब आप इसका कैलकुलेशन कीजिएगा और आप इसका कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसका कैलकुलेशन करते हैं तब हमारा क्या निकलता है, जीडीपी डिफ्लेटर निकलता है। क्या निकलता है बाबू, जीडीपी डिफ्लेटर निकलता है। तब अगर आपको जीडीपी डिफ्लेटर निकालने को कहेगा, अगर आप जीडीपी डिफ्लेटर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। आप जितना रियल जिस ईयर का नॉमिनल जीडीपी जितना है, जिस ईयर का आप नॉमिनल जीडीपी निकाले हैं और जिस ईयर का आप रियल जीडीपी निकाले हैं वो दोनों को भाग दे दीजिएगा और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिएगा, आपका डिफ्लेटर निकल जाएगा, जीडीपी डिफ्लेटर निकल जाएगा। इस प्रकार से जीडीपी डिफ्लेटर को निकाला जाता है। समझ में आ गया कि जीडीपी डिफ्लेटर कैसे निकाला जाता है। अब हम परचेजिंग पावर ऑफ पेरिटी समझते हैं, क्योंकि आप लोग बहुत वेट कर रहे हैं परचेजिंग पावर ऑफ पेरिटी। हम शुरू में बोले थे कि यही टॉपिक है, यही टॉपिक बोलते बोलते हम इतना पढ़ा दिए, अब हम इसको लास्ट में समझते हैं। पीपीपी देखिए, परचेजिंग पावर ऑफ पेरिटी कहने का अर्थ होता है क्रय शक्ति सामर्थ्य, मतलब आप कितना खर्च करते हैं। मतलब परचेजिंग पावर मतलब होता है कि कोई देश में उसके पास परचेजिंग मतलब उसके पास परचेजिंग करने की क्षमता कैसे है, कितना है। जैसे कि कोई ऐसा देश है, जैसे हमारे भारत देश में पेंसिल हो गया, चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, हम लोग को 10 रुपया मिल जाता है। हम लोग 10 रुपया में उसको खरीदने का क्षमता रखते हैं। अगर हमारे पास 25 गो रुपया है तो हम 10 रुपया चाय पी लेंगे, 10 रुपया के 2 गो टॉस ला के खा लेंगे और 5 रुपया हम की करेंगे, रख देंगे। 5 रुपया हमारा रखा गया और सुबह का हमारा नाश्ता भी हो गया। लेकिन इतनी कम पैसा में क्या हम अमेरिका में चाय टॉस और प्लस में 5 गो रुपया कुरकुरे लगी बचा सकते हैं? नहीं बचा सकते हैं। इसी को तो कहते हैं हम परचेजिंग पावर, मतलब कम पैसा में आप ज़्यादा सामान को खरीदिए, इसी को कहा जाता है परचेजिंग पावर ऑफ पेरिटी। मतलब कम पैसा में अधिक सामान खरीदना ही कहलाता है परचेजिंग पावर ऑफ पेरिटी। वो स्थान पे डिपेंड करता है और स्थान के साथ साथ वहाँ आप किस स्थान से वो सामान खरीद रहे हैं या ये स्थान कैसा है, इस पे भी डिपेंड करता है। आप कहिएगा ये कैसे बोल रहे हैं आप, तो जैसे देखिए आप एगो ढाबा में बैठ के छोला भटूरा खाइए, आप एगो ढाबा में छोला भटूरा बैठकर खाइए, तब आपको मुश्किल से 20-40 रुपया में आपको छोला भटूरा खिला देगा बढ़िया से फूलल। और वही छोला भटूरा आप रेस्टोरेंट में बैठकर खाइए तब वही छोला भटूरा का पैसा 120-130 रुपया लेता है। तो देखिए हुआ ना, स्थान पे भी परचेजिंग पावर अलग अलग हुआ। आप वही चीज़ आप ठेला पर बैठकर खाएं तब आपको 20 से 30 रुपया मिला, और वही चीज़ आप जाके रेस्टोरेंट में खाएं तो वही आपको कितना 100-150 रुपया में मिला। तो ये परचेजिंग पावर आपका स्थान पे भी डिपेंड करता है कि आप किस स्थान पे अपना खर्च करें, किस स्थान से अपनी वस्तु को खरीद रहे हैं। अब देखिए हमारा भारत देश का जो परचेजिंग पावर है बहुत अच्छा है। आप अगर भारत देश में 1 लाख या 2 लाख रुपया कमाते हैं तो आपका जो जिंदगी है एकदम अमीरों की तरह कटेगी। हम कह सकते हैं बहुत अच्छा
ज़िंदगी कटेगा। अगर 2 लाख रुपया लड़की को दे दिया जाएगा तो लड़की की करेगी, एकदम मस्त सैंडल, मस्त एकदम 2,000 के कपड़ा, 2,500 के कपड़ा, एकदम मस्त मस्त सब एकदम कपड़ा लेगी। तो क्या 1 लाख में कपड़ा उपड़ा लेकर एकदम पूरा बढ़िया से उसका आओ पैसा बच जाएगा। कतनो ब्रांडेड कपड़ा लेगी तो उसको 1 लाख रुपया में एकदम एकदम मस्त ब्रांडेड कपड़ा हो जाएगा। लेकिन और उसका बच भी जाएगा। कपड़ा लेने के बाद, राशन लेने के बाद, उसका बहुत सामान खाने के बाद भी वो क्या होगा, 1 लाख रुपये में उसकी बहुत पैसा बचत हो जाएगा, बचत हो जाएगा। जैसे देखिए आप 1 लाख रुपये की सैलरी कमा रहे हैं, आप भारत देश में 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। भारत देश में आप क्या कमा रहे हैं, 1 लाख रुपया कमा रहे हैं। 1 लाख रुपया में आपका मंथली में आपका कितना पैसा बच सकता है, आप सोच नहीं सकते। आपका आटा, आपको 10 रुपये में चाय मिल जाता है, 10 रुपये में कॉफ़ी मिल जाता है। आप तो ये आप पे डिपेंड करते हैं कि आप इसे खर्च कैसे करें, आप इसके इन्वेस्ट कैसे करें, खर्च कैसे करें। तो परचेजिंग पावर आपका जो स्थान, हमने क्या बोला, स्थान पे भी डिपेंड करता है और आपकी जो आप किस देश में हैं उस पर भी डिपेंड करते हैं। भारत देश में ही रहकर अगर आप बहुत अमीर हैं और अगर आप साइकिल से चलते हैं तो आपको क्या कहेगा, कंजूस है। देखो तो कितना अमीर है, साइकिल से चलता है। तब उस कंडीशन में आपको क्या, आपका परचेजिंग पावर अधिक होगा। आप साइकिल के बजाय आप मोटरसाइकिल से चलिएगा, आप 4 व्हीलर से चलिएगा। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी है, उसका परचेजिंग पावर उसको वो 10,000 रुपया कमा रहा है तो वो साइकिल से चलेगा। तो इस तरह से भी कि आप खर्च कितना कर रहे हैं, आपको परचेज करने की क्षमता कितना होता है, इसके आधार पे भी हम परचेजिंग पावर को देखते हैं और डिनोट करते हैं। जैसे अमेरिका में अगर आप एक कॉफ़ी पीते हैं तो एक कॉफ़ी का दाम अमेरिका में, हम कहेंगे अमेरिका में एक कॉफ़ी का दाम $3 से $8 है। अमेरिका में एक कॉफ़ी का दाम $3 से $8 है और वो भारतीय रुपया में आप देखिएगा तो लगभग 96 रुपया के आसपास आता है। तो सोचिए, मतलब हम भारत के पैसा से हम देखते हैं तो अमेरिका में एक कॉफ़ी आपको 290 रुपया या 700 कुछ रुपया में मिलता है। लगभग हम करें इतना, ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन लगभग 290 से 700 तक एक कॉफ़ी का के लिए आपको उतना पैसा खर्चा करना पड़ेगा। लेकिन जब वही भारत की बात करें तो भारत देश में अगर एक कॉफ़ी आप पीते या एक चाय पीते हैं, एक चाय में आपको 10 रुपया मिल जाएगा। लेकिन वही चाय अगर आप अमेरिका में पीते हैं तब आपको 290 रुपया से लेकर 700 रुपया तक लग जाता है। तो परचेजिंग पावर किसका ज़्यादा है, अच्छा है भारत का। अगर भारत में आप 1 लाख रुपया कमा रहे हैं तो आप खा पी कर घर में भी इन्वेस्ट करके, गाड़ी में इन्वेस्ट करके, बच्चों के पढ़ाई में इन्वेस्ट करके, सब कुछ करके आप पैसा बचा सकते हैं। लेकिन वही आप 1 लाख रुपया अमेरिका में कमा रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत कम है, क्योंकि वहाँ वस्तुओं पे जो है आप वहाँ वस्तु कम पैसा में नहीं खरीद सकते। वहाँ का परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। क्या है, बहुत ज़्यादा है। आप अगर भारत देश परचेजिंग पावर में 3rd नंबर पर आता है, भारत देश पीपीपी में 3rd नंबर पे आता है। आप कहिएगा 1st नंबर पर कौन है, तो 1st नंबर पर परचेजिंग पावर में यूएसए है। फर्स्ट में यूएसए, क्योंकि यूएसए में आप जाइएगा, क्योंकि यूएसए की जितनी सैलरी है आपको भारत देश से लग रहा है, लेकिन यूएसए में जितनी, अगर हम भारत और यूएसए से मुकाबला करेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, हमारा भारत देश का परचेजिंग पावर ज़्यादा है। लेकिन जब अमेरिका में जैसे अमेरिका में परचेजिंग पावर जब जैसे हर एक चीज़ का जैसे मूल्य अधिक है, वैसा ही हर एक व्यक्ति का वहाँ का आय भी अधिक है ना, आय भी अधिक है। लेकिन भारत में क्या है, जिससे जैसे आय कम है वैसे परचेजिंग पावर भी क्या है, परचेजिंग पावर भी कम है। अगर आय किसी का है नहीं ज़्यादा और आप परचेजिंग पावर आप ज़्यादा रख देते हैं, वस्तु पे आपका ज़्यादा ये लगता है परचेजिंग पावर, मतलब पैसा ज़्यादा लगता है खरीदने में, तब क्या होगा, और भी देश में हर एक वस्तु को खरीदने के लिए लोगों को सोचना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन जो होगा वो उत्पादन तो होगा, लेकिन लोग पैसे की कमी से उसे खरीद नहीं पाएंगे। तो आप परचेजिंग पावर कम रहना भी बहुत ज़रूरी होता है। जो प्रोडक्शन है, जो उत्पाद है, वो क्या होगा, बिकेगा ज़्यादा। तो पहला नंबर पर यूएसए है, दूसरा नंबर पर चाइना है और तीसरा नंबर पर भारत है परचेजिंग पावर में।
पीपीपी में, परचेजिंग पावर ऑफ पेरिटी, क्रय शक्ति सामर्थ्य। देखो हमने यहाँ लिखा है कि मान कर चलते हैं कि 290 रुपया में अमेरिका में क्या मिलता है, चाय मिलता है। तो 200 अमेरिका का जो डॉलर है 8, तो 3 से 8 डॉलर में क्या मिल जाता है, अमेरिका में चाय मिलता है। और वही चाय भारत में 10 रुपया में मिलता है, और वही चाय अमेरिका में कितना मिलता है, 290 रुपया में। तब इसको जब हम भाग देते हैं तब 29%, मतलब 29% कितना है, हमारा भारत का परचेजिंग पावर ज़्यादा है। अमेरिका से भारत का परचेजिंग पावर कितना है, क्या है, 29% ज़्यादा है। ये एग्जाम्पल हम सिर्फ तुलना के लिए लिखे कि जब आपको परचेजिंग पावर निकालने के लिए आएगा, एग्जाम में कहेगा कि पीपीपी कैसे निकालते हैं, तब हम जिस देश की परचेजिंग पावर निकाल रहे हैं उस देश में आप जिस देश को निकाल रहे हैं उसको उससे भागा दे दीजिए। जैसे आप चाइना से परचेजिंग पावर निकाल रहे हैं, आप चाइना से भारत का परचेजिंग पावर निकालना चाह रहे हैं, तो आप भारत को चाइना को पहले रखिए, चाइना को पहले और भारत को बाद में रखकर भाग दे दीजिए, आपका परचेजिंग पावर निकल जाएगा। जैसे आप भारत का परचेजिंग पावर निकालना चाह रहे हैं जापान के मुताबिक, तो आप भारत का ऊपर रखिए परचेजिंग पावर, और किसका, आप अमेरिका का नीचे रखिए। कोई भी वस्तु पर परचेजिंग पावर जब निकालने का होता है, हम वस्तुएं पर परचेजिंग पावर निकालेंगे, चॉकलेट पर, बिस्किट पर, लिपस्टिक पर, आप किसी भी पे परचेजिंग पावर निकालते हैं तो आप कहाँ रखते हैं, उसको ऊपर रखते हैं परचेजिंग पावर। जैसे देखिए भारत देश है, भारत देश में हम किसी भी वस्तु की तुलना करते हैं कि इस वस्तु, जो लिपस्टिक है भारत में 200 रुपया मिलता है और चाइना में कितना मिलता होगा, चाइना में इसका परचेजिंग पावर कितना है। तब हम क्या करेंगे, भारत को ऊपर रखेंगे और चाइना को नीचे रखेंगे, तब मतलब हम और उसको भाग देंगे, तब हमारा निकल जाएगा कि हाँ इससे इतना अधिक है। तब हम जब परचेजिंग पावर कैसे निकालते हैं, जब हम किसी देश का परचेजिंग पावर निकालते हैं तब उस देश को ऊपर रखते हैं और जिस देश से निकाल रहे हैं उस देश का नीचे रखते हैं, और दोनों को भाग देने पर हमारा पीपीपी निकलता है, परचेजिंग पावर ऑफ पेरिटी। परचेजिंग पावर ऑफ पेरिटी हमने क्या जाना, हमने जाना नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, और उसके बाद पीपीपी मतलब परचेजिंग पावर ऑफ पेरिटी जाना। देखिए भारत का जो रियल जीडीपी कितना है, भारत का रियल जीडीपी कितना है, 2.5 से लेकर 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर में कहा गया है कि 4.15 से 4.18 ट्रिलियन है हमारा भारत देश का जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल नहीं, रियल जीडीपी। आप इसको नहीं होगा तो आप गूगल पर इसको सर्च करके आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि इसका भारत देश का रियल जीडीपी कितना है, तो 4.15 से लेकर 4.18 ट्रिलियन है अमेरिकी डॉलर में। जय हिंद। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करें।